देखिए, आज की क्लास में हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे इन शॉर्ट हम एनसीईआरटी कहते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हिंदी में इसका नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। इसके संबंध में जो हल्की जानकारी जान लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एनसीईआरटी क्या है? ये भारत सरकार का एक स्वायत्त संस्था है जिसका गठन 1961 में किया गया था, और यह गठन जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है 1860 के अंतर्गत एक्ट नंबर 21 के अंतर्गत इसको गठित किया गया था। क्लियर हो गया? एजेंडा क्या है इसका तो आप जानते ही हैं। एनसीईआरटी क्या काम करती है? समान शिक्षा को फैलाने का काम करती है थ्रू आउट दी कंट्री, यानी कि हम कहें कि हमारे देश में समान रूप से शिक्षा हो, इसके लिए एनसीईआरटी कार्य करती है। अलग अलग इसके फंक्शंस होते हैं जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे। इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड एट श्री अरबिंदो मार्ग इन न्यू दिल्ली। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में स्थित है, श्री अरबिंदो मार्ग पर। डॉक्टर ऋषिकेश सेनापति इसके फिलहाल के डायरेक्टर हैं। ठीक है, अभी तक कोई चेंज हुआ नहीं है। अब फिर से वही बात आती है कि कल भी आपको बताया था, मैंने यूजीसी जब पढ़ा रहा था तब भी कहा था कि 21 मार्च को आपका एग्जाम होगा, तो आप 20 मार्च को एक बार चेक कर लीजिएगा कि कुछ परिवर्तन हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है ना? तो 2015 से ऋषिकेश सेनापति इसके क्या हैं? डायरेक्टर। The Government of India's Ministry of Education resolved on 27 July 1961 to establish the National Council of Educational Research and Training. 27 जुलाई 1961 के दिन एनसीईआरटी को स्टैब्लिश करने के लिए पहला कदम उठाया गया, या कहें कि इसको स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया, जो कि 1 सितंबर से ऑपरेशन में आई। ठीक है, तो 27 जुलाई 1961 के दिन इसको स्टैब्लिश किया गया, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में कब आई, या फिर कहें कि ऑपरेशन में कब आई, कब से इसने कार्य करना आरंभ किया? तो 1 सितंबर 1961 से। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच ईयर एनसीईआरटी एस्टैब्लिश्ड, या फिर इन विच ईयर एनसीईआरटी स्टार्ट्स इट्स ऑपरेशन, तो दोनों के लिए ईयर में तो आंसर सेम रहेगा 1961, बट अगर डेट दी होगी तो याद रखना एस्टेब्लिशमेंट इसका 27 जुलाई 1961 में हुआ था, जबकि इसका ऑपरेशन यानी कि इसका जो वर्किंग थी इसकी कब से स्टार्ट हुई थी? 1 सितंबर से स्टार्ट हुई थी, याद रखना है आपको। ओके, द काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग 7 एग्जिस्टिंग नेशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो इस काउंसिल के बनने से पहले 7 ऐसी नेशनल इंस्टीट्यूशंस थी जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम कर रही थी। राइट? अब ये 7 कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको मर्ज करके एनसीईआरटी बनाया गया, इनके नाम आपको याद करना जरूरी है, और आप प्लीज याद भी करिएगा। सबसे पहला है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सेकंड है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च। देन है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। देन है आपका द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसके अलग अतिरिक्त अभी जो 3 है आपके आगे स्लाइड में आई थिंक दिख नहीं रहे हैं, फिलहाल आप ये 4 याद लर्न कर लीजिएगा। द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मतलब पहला तो वो कि जो पूरी एजुकेशन के मामले देखेगा, दूसरा आपका जो टेक्स्ट बुक रिसर्च से संबंधित काम करेगा, तीसरा आपका जो सिर्फ वोकेशनल और गाइडेंस से संबंधित जो एजुकेशन के मामले हैं वो देखेगा, एंड देन इसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के जितने भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स होते हैं उनको देखने के लिए एक और आपका विभाग है। ठीक है, इसके बाद देन नेक्स्ट आपका है कि एनटीएसएस। ठीक है, एनटीएसएस 1963 में, 1961 में एनसीईआरटी का गठन हुआ, और 1963 में एनसीईआरटी द्वारा एनटीएसएस नाम से एक स्कीम चलाई गई जिसका फुल नेम है नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम। राइट? एनएसटीएसएस इसका फुल फॉर्म होगा, ये सॉरी गलत हो गया है, आप इसको सही कर लीजिएगा।
नेशनल साइंस टैलेंट सर्च स्कीम, जिसे आज के समय में आप NTSE नाम से जानते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम। पहले से ये जो है, ये स्कीम क्लास 10th 11 12 सबके लिए हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में केवल क्लास 10th के लिए ये स्कीम रह गई है। The design of NCERT logo is taken from an Ashokan period relic of the 3rd century BCE, which was found in excavation near Maski in Raichur district, Karnataka। तो कहाँ से ये लोगो लिया गया है? ऐतिहासिक बात है। इतिहास के अगर परिप्रेक्ष्य में आप इसको पढ़ते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये हमारे काम का तो ऐसा नहीं है। फिर भी देख लीजिए कि अशोक के समय में जो अ, तीसरी सदी में जो भी पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई की गई, उसमें ये कुछ अशोक के समय के कुछ क्या बोलते हैं वो पुराने कुछ पाए गए होंगे। क्या, मैं सॉरी नाम भूल रहा हूँ इसका, 1 मिनट। हाँ, तो अशोक के समय के जो अवशेष पाए गए खुदाई में, उन अवशेषों में प्राप्त ये जो स्वान है, उनसे इसका क्या कह सकते हैं कि हम डिजाइन लिया गया है। ठीक है। द मोटो हैज बीन टेकन फ्रॉम द ईशा उपनिषद। ईशा उपनिषद से इसका मोटो लिया गया है, और वो मोटो क्या है? लाइफ एटर्नल थ्रू लर्निंग। द थ्री intertwined swans symbolized the integration of the three aspect of work of NCERT। जो 3 स्वान हैं, जो इसके लोगो में आपने देखा होगा, है ना? अभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अगर तो अब देख लीजिए, मैं बैक कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक। तो जो 3 स्वान हैं, ये आपको दिख रहे हैं ना? तीनों स्वान एक साथ क्या है, आपको क्रॉस किए हुए हैं। अब इन तीनों स्वानों का क्या है, एक अर्थ है अपना। ये अर्थ क्या है, इसे को देख लीजिए आप। राइट। तो सबसे पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पहले स्वान का अर्थ, या पहले स्वान का जो है वो अर्थ लिया गया है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट से। देन सेकंड वाले का ट्रेनिंग से, एंड थर्ड वाले का एक्सटेंशन से। अब एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो देखिए, टू प्रमोट एंड कंडक्ट एजुकेशनल रिसर्च, एक्सपेरिमेंट ऑफ innovative ideas and practice, to develop national curriculum framework, syllabi and textbooks, teaching learning materials and kits, training models and strategies, audio, video and ICT material। तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि एनसीईआरटी जो है वो एजुकेशनल रिसर्च, यानी कि शैक्षिक संस्था सॉरी अनुसंधान पर, और साथ ही साथ जो भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, नवाचार संबंधी जो विचार हैं और जो अभ्यास हैं, उनके लिए काम करेगा। ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने के लिए कुछ नयापन लाना, उसके लिए अनुसंधान करना, नवाचार करना, ये काम किसका है? एनसीटी का है। ये इस उद्देश्य के साथ इसको लाया गया था। इसके अतिरिक्त कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जहां पर जब जब आवश्यकता पड़ेगी तो एनसीएफ का गठन किया जाएगा। एनसीएफ क्या होता है, आपको मैं एनसीएफ पढ़ा चुका हूँ। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जिसका काम होता है कि जो गत नीति है, नीति के आधार पर जैसी शिक्षा अपने देश को चाहिए, उसके लिए क्या करना, एक करिकुलम डिजाइन करना। ठीक है। और ये एनसीएफ आप कितनी बार आया है, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। एनसीएफ 2005 नंबर 4th एनसीएफ है। तो इससे पहले कब कब आया है, उसको अब रिकॉल कीजिए, और अभी चैट बॉक्स में अभी लिखिए। ठीक है, किस किस ईयर में एनसीएफ आया था। राइट। अब एनसीएफ के द्वारा क्या करेगा एनसीईआरटी, सबसे पहले तो सिलेबस डिजाइन करेगा, टेक्स्ट बुक्स कैसे डिजाइन करनी है उससे संबंधित इसमें डिस्कशन होगा। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, है ना? इसके अलावा कौन कौन से आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो मटेरियल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं, कैसे हम ऑडियो विजुअल का यूज कर सकते हैं टीचर को बेहतर बनाने के लिए, ट्रेनिंग मॉडल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी ही बातें जो हैं वो एनसीएफ के अंदर रखी जाती हैं। एक शब्द में कहें तो क्या पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, ये निर्धारण कौन करता है? एनसीएफ करता है। और एनसीएफ क्या है? एनसीईआरटी द्वारा ही ये एक गठित करके, एक कमिटी गठित करके एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसे हम एनसीएफ कहते हैं। ट्रेनिंग ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल फंक्शनरीज। तो जो प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है और जो इन सर्विस ट्रेनिंग होती है शिक्षा के क्षेत्र की, उन सब से संबंधित
कार्य करना भी इसका ही उद्देश्य है। वर्तमान समय में तो हमने कल ही पढ़ा था कि एनसीटीई ये काम करता है, लेकिन जब एनसीईआरटी का गठन हुआ था 1961 में, तो आप जानते हैं कि उस समय एनसीटीई नहीं था। एनसीटीई तो अभी अभी 1995 में गठित हुआ है ना, तो उस समय ये काम किसके पास था, ये एनसीईआरटी के पास ही था। टू कोलैबोरेट विद स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए राज्य, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कोलैबोरेट करना। फंक्शंस क्या क्या हैं इसके देखिए। टू मॉनिटर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनआईई और रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। टू अंडरटेक एड, एड मतलब सहायता, promote and coordinate research in all branches of education for improving school education। विद्यालय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जितनी भी संभव हो उतनी सहायता करना, किसकी, विद्यालयों की या शैक्षिक संस्थाओं की, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, और जो रिसर्चेज हैं उनको प्रमोट करना। ठीक है। टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, शिक्षकों के लिए सेवारत और सेवा पूर्व प्रोग्राम्स को चलाना। आज ये काम एनसीटी का है, ठीक है, आज ये काम एनसीईआरटी का नहीं है। टू प्रिपेयर पब्लिश टू प्रिपेयर एंड पब्लिश स्टडी मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स एंड रिलेटेड टीचर्स हैंडबुक्स। ठीक है। तो बच्चों के लिए, बच्चों के अध्ययन के लिए स्टडी मटेरियल को पब्लिश करना, और एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, कॉमन होता है, और सबसे बड़ी बात है कि ऑथेंटिक होता है। To search talented students for the award of scholarship in science, technology and social sciences। अभी अभी आपको बताया था मैंने कि एनटीएससी है ना, नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम चलाई जा रही थी एनसीईआरटी द्वारा, न चलाई जाती है एनसीईआरटी द्वारा क्लास 12th के बच्चों के लिए, है ना, जरूर होगी। Then to undertake functions assigned by the Ministry of Education। तो एमएचआरडी कहिए वर्तमान में, या उस समय जब एनसीईआरटी बना था तब उस एमएचआरडी नाम तो नहीं था, तब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही कहते थे। और नई शिक्षा नीति 2019 के बाद से फिर से एमएचआरडी को शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाने वाला है। ठीक है। फॉर इम्प्रूविंग स्कूल्स एजुकेशन, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो हाउ फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स इंस्टीट्यूट्स वर्क। ठीक है ना। तो शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एडवाइस पर विद्यालय शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए जो काम हो सकते हैं वो सारे काम क्या करना है, एनसीईआरटी का दायित्व है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआईई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना, और इसी प्रकार से एनआईई फंक्शन थ्रू 9 डिपार्टमेंट। तो जो एनआईई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, ये 9 डिपार्टमेंट के माध्यम से 7 यूनिट और 2 सेल के साथ कार्य करता है। ठीक है। इस प्रकार से ये छोटा सा हमारा डिस्कशन था एनसीईआरटी के संबंध में, जो कि कंप्लीट होता है, राइट। और आई थिंक कि ये जो डिस्कशन हमने किया है ये आपको समझ में आया होगा। अब इस डिस्कशन से आगे चलते हुए हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिसके माध्यम से आपको एनसीईआरटी का डिटेल जो नॉलेज है वो इजीली मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि ये जरूरी था कि एनसीईआरटी के जो फैक्चुअल डिस्कशन है वो हमारे सामने हो। अब आपको याद कराने के लिए कि कैसे हमें याद रखना है, राइट। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि भाई एनसीईआरटी कैसा, भूल जाइए आपकी इसका जो गठन है वो 1961 में हुआ था, या फिर 1963 में इसने एंटी एसएस नामक एक क्या होता है स्कीम स्टार्ट की थी, या जो भी कुछ किया था उस सबको भूल करके अब आप ये बताइए कि एनसीईआरटी, ठीक है, आप लोग किस रूप में एनसीईआरटी को जानते हैं, अपने माइंड में रिकॉल कीजिए। तो भाई साफ सी बात है कि आपने सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी होती हैं, राइट। उससे अधिक आपको एनसीईआरटी के संबंध में नहीं पता है। अब इसी ज्ञान से, जो आपको पता है, इसी ज्ञान से हम उस ज्ञान की तरफ चलते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। तो किताबें जब आप समझिए कि छप रहा है एनसीईआरटी, तो काय के लिए छाप रहा है ना, किसके लिए पब्लिश कर रहा है एनसीईआरटी किताबें,
स्कूल एजुकेशन के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब एनसीईआरटी का जो रीच है वो कहाँ तक है, स्कूल एजुकेशन तक है सिर्फ। ओके, अब किताबें किसके लिए चाहिए होती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होती हैं, ठीक है। किताबें पढ़ाता कौन है, तो टीचर पढ़ाता है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट से संबंधित और टीचर संबंधित जो भी काम होंगे एजुकेशन की वेलफेयर के लिए, वो भी कौन करेगा, एनसीईआरटी करेगा। समझ रहे हैं ना। जिसमें टीचर के संबंधित बात करें तो टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह आ जाएगा आपका, है ना, प्री सर्विस हो चाहे इन सर्विस हो। और स्टूडेंट संबंधित बात करें तो स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे अभी बताया आपको मैंने, एनटीएस चलाया जा रहा है, ये आ जाएगा। क्लियर हो गया। बहुत इजीली हम चीजों को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यही इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही उसके क्या है, फंक्शंस भी हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए किसी भी स्कूल एजुकेशन में या किसी भी एजुकेशन में 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट, फिर होता है टीचर, फिर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड देन होता है आपका करिकुलम। तो स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और करिकुलम के लिए, इन तीनों के लिए काम कौन करता है, एनसीईआरटी करता है। करिकुलम के लिए क्या ये काम करता है, तो रिसर्च। अच्छा हाँ, एक और बात कि जो इसका नाम है, नाम देखिए क्या है इसका, कि एजुकेशनल रिसर्च। तो किस क्षेत्र में रिसर्च करनी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करनी है। अब रिसर्च के क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, पहला तो ये कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, यानी कि शिक्षण विधियों के संबंध में रिसर्च करना, ठीक है। इसके अलावा कि पाठ्यक्रम कैसा बनाया जाए, पाठ्यक्रम के संबंध में रिसर्च करना, अनुसंधान करना कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीजें हम शामिल कर सकते हैं, कौन कौन सी हमारी देश की आवश्यकताएं हैं, है ना, क्या क्या किस किस स्तर पर हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बच्चे को बेहतर पढ़ाने के लिए हम कैसी पेडागोजी का यूज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ किसका काम है, आपका एनसीईआरटी का काम है, राइट। तो अगर आप जब भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो जब भी नहीं, अभी इस क्लास के बाद आप लोग रिकॉल कीजिएगा सब कुछ बंद करके कि एनसीईआरटी का क्या क्या फंक्शन हो सकता है, क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। और आई थिंक कि इस प्रकार से जब आप एनसीईआरटी को बाइफरकेट करोगे 4 एस्पेक्ट्स में, ऑन एस्पेक्ट्स में क्या क्या किया जा सकता है ये सोचेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो ये टॉपिक है इजीली कवर हो जाता है, ठीक है। फैक्ट्स के संबंध में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपको इस क्लास में पढ़ाया जा चुका है। इससे बाहर कोई भी फैक्ट नहीं है जो एनसीईआरटी के संबंध में आपसे पूछा जाए। और अगर व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके आंसर के लिए आप खुद रिकॉल कीजिए। और जो जो आपको लगता है कि और फंक्शन हो सकते हैं और उद्देश्य हो सकते हैं एनसीईआरटी के, या कोई और भी चीज हो सकती है जो हमने डिस्कस नहीं की क्लास में, तो उसको आप अभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है।